बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम को। आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक के सब्जेक्ट में मेंटल इलनेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेंटल इलनेस के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन मेंटली इल पर्सन एंड फिजिकली इल पर्सन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इल पर्सन और इसमें फैक्टर्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल। इसमें सबसे पहले आता है जी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ लाइफ। मेंटली हेल्दी पर्सन का जो होता है वो अपनी लाइफ पे कॉन्शियस कंट्रोल लेता है, वो होशो हर अपने हर काम में या फिर हर अमल में होशो हवास में रहता है। सेकंड है जी सेकंड है जी अडेप्टेबल एंड रियलिस्टिक माइंड। हेल्दी इंडिविजुअल का माइंड जो होता है वो अडेप्टेबल होता है, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी सिचुएशन को वो अडेप्ट कर सकता है। और रियलिस्टिक माइंड और मतलब हकीकत पे मबनी होता है, वो इमेजिनेशन वाली थॉट्स उसमें नहीं आती। थर्ड पे है जी वेल रेगुलेटेड इंस्टिंक्ट्स। इसमें जो है हर चीज़ को हेल्थी इंडिविजुअल का माइंड हर चीज़ को रेगुलेट करता है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स वगैरह को मौके की मुनासिबत से। उसके बाद फोर्थ पे है जी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। इसमें क्या होता है, हेल्थी इंडिविजुअल का माइंड चेयरफुल होता है, खुशबाश होता है। हेल्थी इंडिविजुअल जो मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल है वो खुश मिजाज होता है, चेयरफुल होता है और किसी भी आने वाले काम को करने के लिए वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। नंबर फोर्थ पे है जी नंबर फोर्थ पे है इमोशनली बैलेंस्ड। मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल जो होता है वो इमोशनली बैलेंस्ड होता है। उसको मतलब डिफरेंट मौकों पे डिफरेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का उसको हुनर आता है। गुड टेम्पर्ड एंड काल्म, मतलब गुड टेम्पर्ड मतलब अच्छी तबीयत का मालिक होता है मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल, और काल्म होता है खामोश शांत होता है, हर काम को सोच समझ के करता है या फिर फैसला लेने में सोच समझ के वो फैसला लेता है। नंबर फोर्थ पे है जी इंथुसियास्टिक एंड रीजनेबल। आने वाले काम को करने के लिए वो जोश और वलवला होता है, और रीजनेबल होता है। वो किसी भी बात को या फिर किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचता है कि उसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, या फिर आगे जाके उसको कैसे हालात सामने करने पड़ेंगे। कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंट। मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल अपने फैसले खुद लेने की सलाहियत रखता है। सोशली अडेप्टेबल का मतलब है कि वो किसी भी सोसाइटी के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, या फिर कैसी भी सोसाइटी हो वो खुद को एडजस्ट कर सकता है उस सोसाइटी के माहौल के मुताबिक। उसकी गुड फिजिकल हेल्थ होगी, जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी तब तक आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही होगी। रियलिस्टिक इमेजिनेशन, उसकी थिंकिंग वो रियलिस्टिक होगी, इमेजिनरी चीज़ों पे वो डिपेंडेंट नहीं होगा, अपनी फैंटेसी की वर्ल्ड में वो मगन नहीं होगा, बल्कि वो रियल और हकीकत में जो हो रही हैं उन चीज़ों पे अमल करेगा और उनके बारे में सोचेगा। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट मतलब वो अपने इर्द गिर्द होने वाले अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है। हेल्दी हैबिट्स एंड एटीट्यूड, इसमें क्या होता है, बंदे का हैबिट्स उसकी हेल्दी होती हैं और एटीट्यूड्स भी उसकी अच्छी होती हैं। एटीट्यूड मतलब उसका बिहेवियर सही होता है, उसकी आदतें सही होती हैं, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, बात करने का तमीज़ होना, या फिर दूसरे काम, ऐसे काम जिसमें आपको थिंकिंग की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें उसकी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होंगी। डिफाइन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसको ज़िंदगी का असल मकसद या फिर उसके फ्यूचर का, उसकी उसकी लाइफ का अपना मकसद उसको साफ साफ दिखेगा, या फिर उसको सही से मालूम होगा कि उसने आगे क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। सेटिस्फेक्शन, एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो सेटिस्फाई, हर चीज़ से हर काम से सेटिस्फाई होता है, मतलब वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम वगैरह करता है, किसी भी रीज़न के तहत वो कोई भी काम करता है तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है।
اب آ جائیں جی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ان مینٹل illness. ایسے فیکٹرز جو مینٹل illness کو فردر انہانس کر سکتی ہیں یا پھر بڑھا سکتی ہیں، ان کے بارے میں یہ تین قسم کی ہوتی ہیں: بایولوجیکل فیکٹرز، سائیکالوجیکل فیکٹرز، سوشل فیکٹرز. ان تینوں کو ملا کے جو ٹرائڈ بنتا ہے وہ ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل. صحیح ہے. یہ تین وہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی مینٹل illness کو فردر انہانس کر سکتی ہیں یا پھر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. بایولوجیکل فیکٹرز میں آتے ہیں جی فزیولوجیکل اور بایو کیمسٹری یا پھر جینیٹک انہیریٹنس. فزیولوجی میں آپ کی برین فنکشننگ میں پرابلم ہو سکتی ہے، بایو کیمسٹری میں کوئی برین میں کوئی نیورو ٹرانسمیٹر یا پھر کوئی ہارمونل یا پھر کیمیکل امبیلنس ہوا ہو، اور جینیٹک انہیریٹنس میں آپ کے کسی اینسسٹر سے آپ میں منتقل ہوا ہو، ٹرانسفر ہوا ہو. جبکہ سائیکالوجیکل فیکٹرز میں ایموشنل ایکسپیرئنس، انٹرپرسنل انٹریکشنز اینڈ پرسنز اپ برنگنگ ڈپینڈ کرتی ہیں. ایموشنل ایکسپیرئنس مطلب آپ کسی انفارگیٹیبل ایونٹ سے گزرے ہوں، صحیح ہے، یا پھر ٹھیک ہے، یا پھر انٹرپرسنل انٹریکشنز آپ کا کسی سے کوئی مطلب ایسے کسی بندے سے جھگڑا ہوا ہو جو آپ کو بہت ہی عزیز ہو، یا پھر آپ کی کسی ایسے بندے سے سپریشن ہوئی ہو جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے یا پھر آپ اس سے بہت پیار کرتے ہو. صحیح ہے. تیسرا ہے دا پرسنز اپ برنگنگ. آپ کی گروتھ، آپ کی اپ برنگنگ کیسے ماحول میں ہوئی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو صحیح ماحول نہیں ملتا، ان کی اپ برنگنگ میں گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں ان کی اپ برنگنگ میں کچھ کمیاں لیکنگز رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کی سائیکالوجی پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. یہ مینٹل illness کاز کروا سکتا ہے. نمبر تھرڈ پہ ہے جی سوشل فیکٹر. سوشل فیکٹر کلچر بیک گراؤنڈ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے یا پھر کرنٹ سچویشن آف لائف کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں کلچرل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ کلچرل رولز اور نارمس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اسٹرکٹ ہوتے ہیں، بندہ ان کو فالو نہیں کر سکتا یا پھر ان کو اڈیپٹ نہیں کر پاتا، اس کی مینٹالٹی اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے وہ مینٹل illness کی طرف جاتا ہے. جبکہ کرنٹ سچویشن آف لائف میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کرائسس سے گزر رہا ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کی کرائسس، کسی بھی قسم کی کرائسس سے گزر رہا ہو جن کو وہ ٹیکل ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی مینٹل illness کاز ہو سکتی ہے. تو یہ تینوں تھی ہماری کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز مینٹل illness میں، وہ فیکٹر جو کنٹریبیوشن مینٹل illness میں کنٹریبیوشن دے دیتی ہیں یا بڑھاتی ہیں مینٹل illness کو. اب آ جائیں جی مینٹل illness کی پریونشنز کیا ہیں. ہم کسی بھی پیشنٹ کو یا کسی بھی انڈیویجول کو یا پھر آپ کے کسی پیارے کو مینٹل illness سے، اپنے کسی پیارے کو مینٹل illness کی طرف جانے سے کیسے روک سکتے ہیں. اس کے تین لیولز ہیں: پرائمری پریونشن، سیکنڈری پریونشن، ٹرشری پریونشن. پرائمری پریونشن میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کو نارملی ہینڈل کر سکتا ہے، کوپ کر سکتا ہے اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کو اڈیپٹیو مینر میں. صحیح ہے. اس میں ہیلتھ مینٹیننس ہوتی ہے، اس میں بندے کی ہیلتھ مینٹین ہوتی ہے، بٹ تھوڑا تھوڑا اس میں سمٹمز اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایسے انوائرمنٹ سے تھوڑا دور رہیں. اگر آپ کو مطلب سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو اس میں اس کو ان سمٹمز کو دیکھ کے ساتھ والے بندے آپ کے یا پھر آپ کے پیرنٹس یا پھر آپ کے دوست احباب کو چاہیے کہ وہ اس پیشنٹ کو مطلب اس کے سمٹمز کو سیریسلی لے اور اس کو فردر صحیح سے آبزرو کریں کہ ادھر وہ مینٹل illness کی طرف جا رہا ہے یا پھر ایسے ہی اس کی سمٹمز مینٹل illness کے ہیں یا پھر نہیں. دوسری ہے سیکنڈری پریونشن اور ٹرشری پریونشن. سیکنڈری پریونشن میں بندہ ڈائگنوزس اور ٹریٹمنٹ کی طرف جاتا ہے، جبکہ ٹرشری پریونشن میں پیشنٹ کو ریہیبلیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب آ جائیں جی فردر پرائمری پریونشن. پرائمری پریونشن میں رسک فیکٹر کی انڈیکیشنز کیا ہیں اور ان رسک کو کنٹرول کرنے، ان کو پریونٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے آتا ہے جی ہیکٹک لائف اسکیجول اینڈ سیڈیٹری لائف اسٹائل. صحیح ہے. تھکا دینے والی اسکیجول، آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے تھکا دینے والی، آپ کی کام بہت زیادہ کر رہے، مینٹل پریشر زیادہ بڑھ رہا ہے. یا سیڈینٹری لائف اسٹائل مطلب زیادہ ایکسرسائز، آپ کی لائف میں ایکسرسائز نہیں ہے، آپ صرف اور صرف
मतलब खाने पीने की हद तक हो, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, उठना चलना नहीं होता, उठना बैठना ज़्यादा आपका नहीं होता, बहुत ही कम एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी के एक्सरसाइज, आपकी बॉडी में, जिसमें आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो। ये हो सकते हैं जी, ये हो सकता है रिस्क फैक्टर। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बंदे को मेडिटेशन करना चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरे आते हैं जी एकेडमिक फेलियर। एकेडमिक फेलियर और स्कॉलास्टिक डिमोरलाइजेशन। आपकी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट कभी कभार एग्जाम में फेल हुआ हो, या फिर अपनी कोई स्टडीज से रिलेटेड उसके फेलियर हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि किसी मतलब सामने वाले बंदे ने उसको डिस्करेज किया उसके फेलियर के ऊपर, या फिर उस किसी ने उसको मतलब डीमोटिवेट किया हो। इससे बंदा ये पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है कि वो मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है। अब इसमें हेल्पफुल क्या होगी, इसको कंट्रोल करने के लिए गुड पेरेंटिंग होनी चाहिए, कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की अच्छी बुराई की देखभाल करनी चाहिए। पेरेंट बच्चा कितना कमजोर है, कितना लायक है, और उसको किस किस फोरम पे सपोर्ट करना है, किस किस फोरम पे उसको उसको सिखाना है, चीज के बारे में, चीजों के बारे में आगाह करनी है, ये गुड पेरेंटिंग में आ जाता है। इससे पेशेंट जो है वो मेंटल इलनेस से प्रिवेंट हो सकता है। फैमिली कन्फ्लिक्ट थर्ड में आता है जी, फैमिली कन्फ्लिक्ट या फिर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में होने वाले इवेंट्स के बारे में, या लड़ाई झगड़ों की वजह से, या फिर फैमिली के डिसऑर्गेनाइज पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से बंदा मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। अब इसका हल ये है कि क्या है, पॉजिटिव अटैचमेंट बना ले। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में ये है कि आप बच्चों की भलाई के लिए घर में लड़ाई झगड़े कम होने चाहिए, और जो फैमिली डिसऑर्गेनाइज हो रही है, सेपरेशन हो रही है फैमिली में, उसको थोड़ा प्रिवेंट करने की, कम करने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों की मेंटल हेल्थ को देख के। Exposure to aggression, violence, trauma, especially in the case of childhood abuse। कभी कभार ऐसा होता है कि उम, घर पे वायलेंस हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, या बंदा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो, या बच्चे के साथ चाइल्डहुड में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। अब इसको, इससे बंदे को दूर रखने के लिए, इस इन इन रिस्क फैक्टर से बंदे को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, बंदे को साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि उसको उन चीजों से दूर लेके जाया जा सके। उसके बाद आता है जी लोकल लोनलीनेस एंड कल्चरल शॉक। इसमें लोनलीनेस मतलब बंदा अकेला होता है, या फिर मोस्टली कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें बंदा अकेला हो जाता है, वो कोई इसका साथ नहीं होता, या फिर कोई ऐसी कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स होती हैं जो बंदा हैंडल नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसको मेंटल इलनेस हो सकती है। अब इसका हल ये है कि बंदे को प्रो सोशल बिहेवियर, उसका मतलब उसको बंदे को सोशलाइज करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन से, ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रखना चाहिए जिसमें उसकी उसकी मेंटल इलनेस ट्रिगर हो सकती है। थर्ड, उसके बाद आता है जी मेडिकली इल या फिर न्यूरोमस्कुलर इम्बेलेंस। जैसे कि हमने कहा था कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये आते हैं, कोई मेडिकल इलनेस हुई हो, सही है, फिजिकल इलनेस हुई हो जिसकी वजह से बंदा मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है, या कोई ब्रेन में कोई न्यूरो ट्रांसमीटर या फिर न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हुआ हो जिसकी वजह से मेंटल इलनेस कॉज हो सकती है। अब इसका हल ये है कि मेडिकल या फिर सर्जिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। सब्सटेंस, उसके बाद आता है जी सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, डिफरेंट किस्म की ड्रग्स बंदे यूज करते हैं जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकते हैं। इसका हल ये है कि उनको डी एडिक्शन करवाया जाए, उनको एडिक्शन से दूर किया जाए। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ स्पाउस, डाइवोर्स एक्सेट्रा, कैन लीड्स टू द मेंटल इलनेस। इसमें क्या होता है जी कि अनफॉरगेटेबल इवेंट्स कभी कभार बंदे की लाइफ में आ जाते हैं, या फिर उसके लव्ड वंस की, मतलब उसके किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, या फिर उसके किसी अपने की सेपरेशन होती है, या पेरेंट्स की डाइवोर्स हो जाती है, या फिर हस्बैंड वाइफ की डाइवोर्स हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता और मेंटल इलनेस की तरफ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए, सोशल सपोर्ट होना चाहिए, ताकि वो बंदा इस ट्राउमा से या फिर इस
लाइफ इवेंट को जल्द अज जल्द भूल जाए ताकि वो मेंटल इलनेस से दूर हो सके। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं जी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं उनको डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट फोरम्स पे सेशंस कंडक्ट करवाने चाहिए, ताकि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, ताकि मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस में हर बंदे को हेल्प मिल सके। सही है, स्कूल्स लेवल पे, यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्रीज में, रिक्रिएशनल सेंटर्स में, जहाँ भी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करवाने चाहिए, ताकि बंदा उन सेशंस की मदद से खुद भी एनालाइज कर सके कि इधर उसको कोई मेंटल इलनेस हो रही है या नहीं। स्क्रीनिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, अगर कोई बंदा सब्सटेंस यूज कर रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, रूटीनली चेकअप करवाना चाहिए। और अगर किसी को कोई सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं खुद में या फिर किसी बंदे में, सामने वाले बंदे में, उसको शेयर करने से हेजिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको जितना दबाया जाए उतना बढ़ता ये मेंटल इलनेस जितना दबाया जाए उतना बढ़ता जाता है। इसको टाइमली चेकअप करवाना या फिर किसी से शेयर करना ये अच्छी बात होती है। ट्रीटमेंट में आता है जी फार्माकोलॉजिकल, आपको ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं, साइकोथेरेपी करवाई जाती है, ग्रुप थेरेपी करवाई जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाई जाती है, या फिर बायो फीडबैक थेरेपी करवाई जाती है। क्रिएटिव थेरेपी मतलब आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है पेशेंट को, जिसमें वो आर्ट थेरेपी में इन्वॉल्व होता है, म्यूजिक थेरेपी में इन्वॉल्व होता है, या फिर प्ले थेरेपी में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट होता है और इन चीज़ों में लगने की वजह से वो ज़्यादा मतलब मेंटल इलनेस से प्रिवेंट हो सकता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी करवाई जाती है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन भी करवाई जाती है इसमें ट्रीटमेंट में, या फिर ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाई जाती है। ये थी जी हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब आ जाते हैं जी टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है कि अगर कोई बंदा मेंटल इलनेस से गुजर रहा है तो उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज में, ताकि वो उनसे उन बीमारियों से दूर हो सके। उसके बाद उसको फैमिली सपोर्ट, सबसे बड़ी बात होती है फैमिली सपोर्ट की। जब तक किसी साइकाट्रिक पेशेंट को फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो रिकवर नहीं कर पाता। हर किसी का सपोर्ट होना लाजमी होता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कि हर किसी का उसको सपोर्ट होना बहुत ही लाजमी होता है। अगर कोई पेशेंट एडिक्शन से गुजर रहा है तो उसको डी एडिक्शन में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, या फिर उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उसको ड्रग्स यूज करने का टाइम ना मिल सके। कंप्लाइंस टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, इसमें ये होता है कि बंदे को लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के लिए मेडिकेशन प्रेफर करना चाहिए, ताकि आगे जाके उसको ये सिम्टम्स दोबारा से अपीयर ना हो सके। आज का हमारा टॉपिक था जो कि खत्म हो चुका।